तो अब हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं। ये कंप्यूटर की शब्दावली में पीढ़ी से क्या आशय है और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बताइए। तो हम जो है इसमें पीढ़ी शब्द को पहले समझ लें थोड़ा सा। तो आमतौर पे मनुष्यों में एक ये काल्पनिक कहना चाहिए या एक वर्गीकरण करने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि 60वें दशक की पीढ़ी, 70वें दशक की पीढ़ी, 80वें दशक की पीढ़ी, 50वें दशक की पीढ़ी। तो मनुष्य ऐसा नहीं है कि 50वें दशक का मतलब है कि 1950 में या 40 में जितने पैदा हुए लोग वो सब एक जैसे हैं, या लेकिन होता है कि मोटे मोटे तौर पर इसको इसको एक तरीके से एक समूह बना दिया जाता है। तो ऐसा समूह इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस समय के लोगों का, उस समय की परिस्थितियों का एक ढांचा होता है, एक ढर्रा होता है, और हम जनरली सामान्य तौर पर समझने के लिए उसका प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि उदाहरण के लिए समझिए, अगर कोई व्यक्ति 1920 में पैदा हुआ है और 40, 45, 50 तक वो 30-35 साल का हुआ है, तो वो भारत में काली सफ़ेद पिक्चरें इसको देखने को मिलेंगी। और आज़ादी से थोड़े दिन पहले बाहर निकले हो तो समस्याएं हैं वगैरह वगैरह। उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति 2005 में पैदा हुआ है तो उसको सेलफोन मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, और भी आजकल की जो सामान्य सुविधाएं हैं। बहुत संभावना है कि बहुत जल्दी वो व्यक्ति 5-7 साल की और 1 साल की उम्र से या बहुत जल्दी समय से हवाई जहाज़ में भी यात्रा करने लगेगा। तो समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, और परिस्थितियां बदलती हैं तो लोगों का जो उनका समूह है उसको समझने की हमारा तरीका बदलता है। तो ये तो बात हुई इंसानों की। अब कंप्यूटरों में क्या है, देखिए, कहानी बनाने के लिए या लिखने के लिए, जैसे कि ये लिखा गया यहाँ पर, उसमें 3200 साल, 1642, 1890 में ये सब बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। लेकिन कुल मिला के ये एक तरीके से जोड़ने वाली चीज़ें और जानने के लिए अच्छी हैं कि कैसे कैसे हुआ। लेकिन असली काम जो शुरू हुआ कंप्यूटर की दुनिया में वो 1924 के आसपास, या जब IBM बना। और ये कंपनी भी कब बनी? प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में बनी। तो क्योंकि उस समय क्या हुआ, जब विश्व युद्ध हुए तो लोगों के आपस में दोनों देशों की लड़ाइयाँ हुई, लोग सक्षम हो गए थे, बड़े बड़े हथियार बनने लगे, तो उनको सबको संभालने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस हुई। क्योंकि जैसे अब आज आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आजकल के ज़माने में, आज से 20 साल पहले हमारे पास जो फ़ोन होते थे वो उसमें नेट पे ब्राउज़ करना भी बहुत मुश्किल काम होता था, और सिग्नल बहुत हल्का होता था, केवल बात कर सकते थे आप। और यहाँ तक कि टेक्स्ट मैसेज भेजना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। मतलब जैसे उसमें टाइप करना, एक ही अक्षर पे 3-3 लेटर लगे होते थे, हिंदी होती ही नहीं थी, केवल इंग्लिश होती थी, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो अब यहाँ पर हम जो है ये समझना चाह रहे हैं कि, तो ये मैंने उसकी भूमिका बताई क्योंकि क्यों ऐसा हुआ, कब ऐसा शुरू हुआ। लेकिन असली जो काम शुरू हुआ वो 1950 के दशक में शुरू हुआ, और ये यहाँ से थोड़ा लोगों में रुचि बढ़ी, कई लोगों ने काम करना शुरू किया। तो इस दुनिया में ये जॉन वैन न्यूमैन अमेरिका के, और ENIAC जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, इसका ठीक ठाक नाम आता है। और देखिए, ये 1 सेकंड में 350 गुणे कर सकता है ना। तो अब क्या है कि कंप्यूटर की दुनिया में इस समय जो हम कह सकते हैं वो 5वीं जनरेशन कह रहे हैं। लेकिन अभी ये आजकल कंप्यूटर की दुनिया में देखेंगे, अगर आप HP देखेंगे, एप्पल देखेंगे, या फिर
HP या एप्पल, मतलब HP और एप्पल का नाम मैंने इसलिए लिया है, डेल देखेंगे तो कंप्यूटर या तो डेल के मिलते हैं आपको। मैं लैपटॉप डेस्कटॉप जो व्यक्तिगत संगणक हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं बड़े सर्वर्स या उनकी बात नहीं कर रहा अभी यहाँ पर। तो इनमें सब में क्या है कि उनमें जो ये पीढ़ियाँ हैं वो 9वीं 10वीं जनरेशन तक पहुँच गई हैं। लेकिन यहाँ के हिसाब से जो इन्होंने पूछा है और उस उत्तर का जवाब हम अगर उसी के मतलब सीमित उसमें बताए हैं, तो आप जाकर नेट पर ढूंढ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। लेकिन प्रश्न उत्तर के हिसाब से परीक्षा में क्या पूछा जाता है, उसमें क्या बताना होता है, उसका एक सीमित दायरा होता है, तो उस दायरे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी जो है वो वर्ष 1942 से 55 तक 13 साल, द्वितीय पीढ़ी 55 से 64 तक, तृतीय पीढ़ी ये 64 से 1975 तक। ये समय है जबकि IBM जैसी कंपनी या और कंपनियां इसमें जुड़ गई। और अंतर भी है, देखिए अभी हम थोड़ा आगे देखेंगे अलग एक एक प्रश्न में, लेकिन यहाँ पर ये समय मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि यहाँ से 1968 या 69 के समय इंटरनेट की जो शुरुआत, मतलब अमेरिका की जो वो डिफेंस एजेंसी है, उन्होंने आपस में कंप्यूटरों को जोड़ने की शुरुआत की थी 1974-75 में। 1970 में यूनिक्स सिस्टम, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह वगैरह ये सब बने थे। तो ये काफ़ी काम का काल था। और उसी 1970-71 के समय में ही इंटेल का 4004 पहला प्रोसेसर आया था, जिसको कि हम कार्यवाहक कहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं इसको। माइक्रो प्रोसेसर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर जो होता है वो कार्यवाहक जो काम करता है। माइक्रो मतलब छोटे साइज़ का, बहुत छोटे किस्म का, इसमें माइक्रो सर्किट्स लगते थे, इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब आप इसमें ये देखिए 75 से 89 तक, 75 से 89 जो है ये आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि अधिकांशतः है ये डेस्कटॉप के समय है। मतलब जैसे खेलने वाले कंप्यूटर बने, सिक्लेयर वगैरह बने, माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने 1982 में 78 में इन्होंने डॉस या फिर एप्पल ने मैकिन्टॉश ये सब बनाने शुरू किए। और 89 के बाद आप देखेंगे तो मोटा मोटा ये समझिए कि लैपटॉप और उसके बाद ये जो आपके वर्चुअल सिस्टम्स हैं या फिर जो स्मार्टफोन्स हैं, जो स्मार्टफोन भी सारे कंप्यूटर ही होते हैं, तो वो सारे इस पीढ़ी में आते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे समझते हैं, पर मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ये आपके विश्वविद्यालय में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हिसाब से 5 पीढ़ियाँ हैं और 5 पीढ़ियों में ये इस तरीके से विभाजन किया गया है। इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? स्वाभाविक है, आदमी लगातार कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ नया करता रहता है। जब बड़ी प्रगति एक साथ हो जाती है, या एक इसको इंग्लिश में आर्बिट्रेरी कहते हैं। मतलब कि आर्बिट्रेरी का मतलब है कि कोई खास कारण नहीं है, बस पकड़ के कुछ चीज़ों को एक ग्रुप बना दिया, एक समूह बना दिया। और अगर आप इसमें लोगों के मत भी अलग अलग होते हैं, कोई लोग उसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो कुल मिला के आपको समझने की चीज़ ये है कि मनुष्य सदा से अपना काम आसान करने का प्रयास करता है और इसलिए नए नए कंप्यूटर में नई नई सुविधाएं जुड़ती जाती हैं। और हम आगे चल के देखेंगे कैसे कैसे ये सुविधाएं जुड़ रही हैं। इसमें हम कुछ और मतलब मनोरंजक जानकारी आपको मिल सकती है। तो हम ये चीज़ें इसके अगले के प्रश्न में देखेंगे।